पहला स्टेप क्या करते हैं, क्वेश्चन में से ही सारा डाटा उठा लेते हैं, ठीक है। पहली हेडिंग क्या होती है, लेफ्ट पे, फिर उसके बाद ठीक है। अब यहाँ पर बाकी तो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस के लिए दो लाइन आइटम्स, एक प्रॉफिट की और एक लेफ्ट टू राइट किसका टोटल करते हैं, जो ज्यादा हो। अब जो ज्यादा होगा उसके बाद 10% टेस्टिंग रूल, ठीक है। उसके बाद 10% टेस्टिंग रूल लगाकर यस नो कर लेंगे और रिपोर्टेबल सेगमेंट्स लिख देंगे। उसके बाद चेक करेंगे 75% टेस्टिंग रूल अप्लाई हो गया। अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल सेल्स का 75% शो कर रहे हैं तो मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो दोबारा जाएंगे, जिन्हें हम रिजेक्ट कर चुके उनमें से जिसकी हाईएस्ट एक्सटर्नल सेल्स है उसको कहेंगे आ जाओ यार, तुम्हारा कुर्रा निकल आया है, तुम भी अब क्या बन गए, रिपोर्टेबल सेगमेंट। जब बिजनेस का चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसी को कहता है यार मुझे 3 बजे रिपोर्ट करो, और ऑफिसर पैंट कोट टाई लगाकर रेड कलर का रुमाल जो है वो अपने कोट में लगाकर और लाल रंग का फूल अपने बालों में लगाकर CEO के सामने जाए और कहे सर आई एम हेयर, तो वो कहेगा क्या करने आए हो, सर आपने कहा था रिपोर्ट करो। हाथ दोनों खाली हैं, एक में मोबाइल है और एक में, वो कहेगा यार रिपोर्ट करने आया है तो क्या लाया है, सर आपने कहा था रिपोर्ट करो। तो वो कहेगा गधे, टेक्निकल मीनिंग ये था कि जो रिपोर्ट तुमने बनाई है वो लेकर आओ। सर वो तो मैं लेकर आया हूं, क्या लेकर आया हूं, सर ये A, C और D ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अब बॉस क्या कहेगा, ये तो तुमने मुझे व्हाट्सएप के मैसेज में भी बता दिया था कि ये 3 रिपोर्टेबल हैं। ओ भाई इनके अंदर जो रिपोर्ट है, जो डेटा है वो तो लेकर आओ। तो कल अभी मैंने सिर्फ आपको रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट सिखाए हैं, अगले फेज में बॉस की टेबल पे रखना है इनका डेटा। बट जी लिखें, बट फर्स्ट वी विल डू अ पास्ट पेपर टू आइडेंटिफाई द, जी भाई, टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट, टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट। अहमद कब आया ये पास पेपर में, ऑटम 19, कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का था। लो बच्चों, कब आया था ये क्वेश्चन, ऑटम 19 में, और मार्क्स थे इसके 7। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें, सॉल्यूशन की तरफ बाद में जाएंगे। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अंडर IFRS अलॉन्ग विद ब्रीफ, व्हाट डू मीन बाय जस्टिफिकेशन, रीजंस। और कल मैंने आपको ये एरिया भी सिखा दिया था। 7 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें 12. 10 मिनट दे रहा हूं, मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दें, शाबाश जल्दी करें, क्लास टेस्ट समझें इसे। जी बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं सबसे पहले मेन आंसर पे सेगमेंट्स टू बी, सेगमेंट्स टू बी रिपोर्टेड, बेटा बातें नहीं, टू बी रिपोर्टेड। और आगे क्या लिखनी होती है, रीजंस।
पहली वर्किंग में सारे सेगमेंट्स लिखने हैं। पहला सेगमेंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ और फिर टोटल। चलो बच्चों, पहली आइटम क्या लिखनी है? एक्सटर्नल सेल्स, बातें नहीं बच्चियों। दूसरी इंटरनल सेल्स। तीसरी टोटल सेल्स। इसके बाद टोटल प्रॉफिट्स। इसके बाद टोटल बोलो लॉसेस। इसके बाद टोटल बोलो एसेट्स। पढ़ना शुरू करूं क्वेश्चन? क्या कह रहा है? डायमंड लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी है 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। जियोग्राफिकली भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। दीज सेगमेंट्स डू नॉट हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉलोइंग सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये सेगमेंट्स हैं, ये एक्सटर्नल सेल्स है, ये इंटर सेगमेंट सेल्स है, ये टोटल सेल्स है, प्रॉफिट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं। आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अंडर IFRS along with brief justification. What do you mean by justification? Reasons. Justification mean reasons. लिखवाएं जी एक बच्चा या बच्ची जो सही लिखवा सके। चलो अब्दुल्ला लिखवाओ। अबू बकर सॉरी। 24,000 8,000। इसलिए कहता हूँ फुप्पी के बेटे की शादी जो है ना वो महंगी पड़ जाती है हमें। सर अगले की टोरी कुछ और थी फंक्शन में, उसे पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। पक्की बात। चलो जी मुनीब, अब पहला पास के बच्चे शेष तो बताए यार। क्या कह रहे हो? पास। अच्छा अच्छा पास, ये वो वाला पास है। आगे जी 180, आगे 22,000, 24,000, 23,000, 25,000, 278,000। बेटा बातें नहीं बच्चियों प्लीज। बच्चियों फिर मैं बोलूंगा तो आप कहोगे पॉलिटिकल बातें कर रहे हो। आगे सुनो भाई। इंटरनल सेल्स 24,000, 8,000, 4,500, पास 3,000, 39,000। आगे चले। इसके बाद क्या है? टोटल सेल्स बोले 24,000, 192,000, 26,500, 24,000, 23,000, 28,000, 317,500। टोटल प्रॉफिट पे आ जाए। पास 19,000, पास 2,300, बशी चुप 2,900। अभी रुक जाओ, अब लॉसेस पे आओ। 1,800, 12,000, पास 23,200, पास बस। वैसे एक बात है, मुनीब ने ना मेरे से भी ज़्यादा बाअदब रहना है होम मिनिस्ट्री का। जितनी इसके अंदर ठहराव है ना, तहम्मुल मिजाजी है।
यकीन करो जी, हजूरी में इसने इंशाल्लाह सबको पीछे छोड़ जाना है। चलो चलो भाई सुनो, ये भी सक्सेस है। मौलवी साहब आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ख़राब किया है काम को। बाहर सब कुछ करते हैं, घरवाली को क्या कहते हैं कि तूने ज़मीन के अंदर कैद हो जाना है। तुम सही बंदे नहीं हो, मैं सही कह रहा हूँ तुम लोगों को। चलो भाई कौन सी फिगर ज़्यादा करूँ, कितना? 37। मुनीब साहब को बताने दें प्लीज़। टोटल एसेट्स मुनीब साहब 5400, 48,000, 48,000 कह रहे हो, फिर 4500, 6,000, 6,500, 18,000, 88,400। ओके हो गया भाई, यहां तक ओके हो गया? एक्सक्यूज मी, याद करो इसके बाद क्या किया था? इक्वल और ग्रेटर देन 10% टेस्टिंग। ये वर्किंग 1 कर दो, और मैं इसी में ना करूं, सेपरेट कर देता हूं। वर्किंग 2 इक्वल और ग्रेटर देन 10% टेस्टिंग। क्या लिखा करते थे? टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 10%, फिर बोलो टोटल प्रॉफिट्स स्लैश लॉसेस मल्टीप्लाई बाय 10%। तीसरा टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 10%। ऐसे ही करते थे भाई, ऐसे ही करते थे। और फिर हम लिखेंगे यहां पर, बोले जी टोटल सेल्स, ये 317,500, 317,500। इसका कितने परसेंट, कितना बना? 31,750। फिर टोटल लॉसेस वाला कॉलम 37,000, 37,000 ज़रब 10% जी 3700। तीसरा 88,400 इंटू 10% इक्वल टू 8840। ठीक है, अब सुनो भाई। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। जैसे जैसे रिजल्ट करीब आ रहा है, पप्पू के पास होने की खुशियां भी बढ़ती जा रही हैं, घर सजाया जा रहा है, बाकायदा मोहल्ले की बच्चियों को बुला के ढोलकी बजाई जा रही है। ठीक है, चलो आओ। एक्सक्यूज मी, आ जाओ। हेलो, सबसे पहले टोटल सेल्स का देखते हैं। 31,750 या इससे ज्यादा जी जी फेल जी। कैसे पास? 192, सॉरी मैं समझा 19,200 जी। आगे चारों फेल। ओ यार, चलो भाई खामोश भी फेल, कोई अच्छी बात भी बोल लेते हैं सुबह ही सुबह। टोटल प्रॉफिट जी भाई फेल 12,000, ये 3700 पास, 19,3700 यार आराम से पास, 23,200 पास, 2,300 फेल, 2,900 फेल। टोटल एसेट्स 88,40 फेल, पास, फिर फेल, फिर फेल,
फिर फेल, ओए होए होए, फिर पास। जी भाई, जी भाई, एक्सक्यूज मी, कौन से निकल गए, आउट हो गए बेचारे। अब आपने नहीं ये सब कुछ करके आना। ओके हो गया। अब आए, अच्छा, पेपर में सिर्फ ये लिखोगे, उसके बाद ज़बानी वर्किंग करोगे और यहां पर सिर्फ ये लिखोगे कि किसने क्वालिफाई किया इस टेस्ट में, किसने क्वालिफाई नहीं किया, बस इतना लिखोगे। ठीक है, ये कुछ नहीं बनाना है। वर्किंग में करना हो ये कर लेना, टिक क्रॉस, यहां स्क्रीन पर नहीं लिख के आना, स्क्रीन पर डायरेक्ट लिखोगे। लेकिन जब तक करते रहो जब तक ग्रिप पूरी नहीं बनती। जी भाई, आप 75%, 70 पहले लिख लेते हैं, बी सी डी, ये सारे हैं, एफ। जी सुने भाई, मैक्सिमम 75% नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो ये तो टेस्ट पास करके आए हैं, इन्हें ये नहीं कह सकते भाई हमारा 75 पूरा हो गया बाकी तुम जाओ। मिनिमम पर लिमिट है, मैक्सिमम पर नहीं है। लिखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, 10% टेस्टिंग और 75% टेस्टिंग रूल। 10% टेस्टिंग, आगे बोलो, एंड 75% टेस्टिंग रूल is from minimum figure point of view, is from minimum figure point of view. So we can't delete, so we can't delete any segment, we can't delete any segment who are passed in, बोले भाई, in 10% टेस्टिंग। 10% टेस्टिंग में जो पास हो गया उसे वापस नहीं भेज सकते। हाँ, 10% टेस्टिंग में फेल हो गया, 75% के लिए रिक्वायर्ड हो गया, ला सकते हैं, आउट नहीं कर सकते। अब तो नहीं होगी गलती। आओ बच्चों, एक्सक्यूज मी, रीजन बताएं बी की। टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट स्लैश बोले लॉस, और फिर टोटल एसेट्स। बेटा बातें नहीं। सी, टोटल प्रॉफिट, जी, टोटल प्रॉफिट, इसी का प्रॉफिट स्लैश, बेटा बातें नहीं, लॉसेस, और बस एक ही है, डी, टोटल प्रॉफिट स्लैश लॉसेस। जी, टोटल, एक ही क्राइटेरिया मीट किया। अब आ जाएं जी, क्या लिखोगे? 75%, वर्किंग नंबर 3, 75% टेस्टिंग रूल। बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए। बी सी डी, बी बोले 184,000, एक्सटर्नल सेल्स बतानी है अभी भी, आगे बोलो 22,000, 24,000, 24, डी के बाद एफ, जी 25,000। टोटल कीजिए प्लीज। 250, अब यहां 255 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल सेल्स का टोटल 278,000,
मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 91. लो बच्चों, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये केस फाइनल हो गया. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? इंटेंजिबल आता है नॉर्मली 12-13 नंबर का. फिर था हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 6-7-8 नंबर का. फिर हमारा बायोलॉजिकल एसेट 7-8-6 नंबर का. अब हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये भी आपके सामने 7 नंबर, 6-5 इस रेंज में आएगा. जी, अभी पिछले अटेम्प्ट में 21 में आया, वो भी करवाने लगो. 14 चैप्टर्स हैं टोटल आपके. कितने? 14. पेपर ऐसे बनाते हैं तकरीबन 10-11 जो हैं वो क्वेश्चंस में आ जाते हैं, बाकी जो है वो एमसीक्यू में टेस्ट कर लेता है. तो इसका मतलब कोई भी एरिया लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है. मैंने ये पैटर्न अडॉप्ट किया कि पहले इजी मार्क्स ले लेते हैं, जब तक रिजल्ट भी आ जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह जो लेंथी टॉपिक है उन पे चले जाएंगे. मुश्किल नहीं है, मेरी बुक्स में FR2 मुश्किल नहीं है. बस क्या है, कुछ टॉपिक शॉर्ट है और कुछ टॉपिक लेंथी हैं, उनमें तकरीबन 15-20 दिन लग जाते हैं, 22 दिन भी लग जाते हैं कंसोलिडेशन में. ओके हो गया. कितने मार्क्स का था? 7 मार्क्स का. देखना यार, रोशनी लिमिटेड कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, अब आप मुझे ये ओपन कर दें गोहोर लिमिटेड वाला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बुक करते हैं. आई कैप की बुक ओपन कर दें. हेडिंग बनाएं, एक्सक्यूज मी, हेडिंग बनाएं बिजनेस डिपार्टमेंट्स. हेडिंग बनाएं बिजनेस डिपार्टमेंट्स. बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दीजिए. फिर ना पुट करूं ऑनलाइन कोई लेक्चर? ठीक है, ठीक है. सलमान, ओए सलमान, तुझे क्यों नहीं सुकून आता अगर मैं तुझे ना तंग करूं तो खुद मुझे कहते हैं अंसारी मुझे यार डिस्कस कर यार, मैं पब्लिक पर्सनैलिटी बनना चाहता हूं. प्रमोशन हो जाती है. अब सुनो भाई, एक्सक्यूज मी, क्या हेडिंग बनाई? बिजनेस डिपार्टमेंट्स. असल में स्टोरी जो है ना वो IFRS ने जहां से उठाई उस स्टोरी को उसने स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं किया. ये स्टोरी इस टॉपिक की शुरू होती है बिजनेस डिपार्टमेंट से और बिजनेस सेंटर से या सिस्टर डिवीजन से. क्या कहा? बिजनेस डिपार्टमेंट्स, बिजनेस सेंटर्स, सिस्टर डिवीजन्स. जब आप CA फाइनल में होंगे और टीचर इंशाल्लाह आपको ट्रांसफर प्राइसिंग सिखाएंगे, मेरी तरफ फोकस करें, उसका खेल है उसे खेलने दें. ट्रांसफर प्राइसिंग सिखाएंगे तो वहां वो आपको बताएंगे कि बिजनेस के 4 सेंटर्स होते हैं. कितने? एक कॉस्ट सेंटर, एक रेवेन्यू सेंटर, एक प्रॉफिट सेंटर, एक इन्वेस्टमेंट सेंटर. कितने? 4. एक, दूसरा, तीसरा. अब कॉस्ट सेंटर क्या होता है इतना बताऊंगा जितनी मुझे यहां आपकी बेस बनाने के लिए जरूरत है, बाकी ज्यादा डिटेल में ना जाना, पता चले हम ट्रांसफर प्राइसिंग में ही चले गए. ठीक है, और पुरानी यादें जब आ जाए ना तो बंदा फिर शुरू ही हो जाता है, पढ़ाना ही शुरू कर देता है. ठीक है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है? जो बिजनेस में सिर्फ कॉस्ट इनकर करवाता है, इसलिए वो बिजनेस के ऊपर एक बोझ होता है, लेकिन उस बोझ के अंदर छुपा हुआ होता है खजाना. एपरेंटली वो बिजनेस पे बोझ है, बोझ के अंदर छुपा हुआ है खजाना. जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? कॉस्ट सेंटर है, दिन रात पैसे लगवाए जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन क्लिक होगा उस दिन उसके अंदर से मिलेगा
खजाना, और अगर ना पहुंच सके खजाने पे तो जो कुछ लगाया वो गया। और कभी देखा रेवेन्यू फ्रॉम R&D? नहीं, क्या कहते हैं? कॉस्ट इन R&D। तो लिखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अ पार्ट ऑफ बिजनेस, a part of business, a part of business who is only here, who is या which is करने, which is only here for cost incurrence। ये सेंटर यहां है सिर्फ क्या करने के लिए? कॉस्ट इनकर करवाने के लिए, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या लिखा? बस उसी में ये बिजनेस डिपार्टमेंट समझ लें, सेंटर समझ लें, एक ही बात होता है। ब्रांच समझ लें, डिवीजन समझ लें। आप सुने ये निशात, जे डॉट और बाकी आपके ब्रांड्स, इन पर आप चले जाएं तो ये आपको कमोडिटी दे देते हैं और पैसे जेब में रख लेते हैं, और शाम को ये पैसे कहाँ भेज देते हैं? हेड ऑफिस भेज देते हैं। तो ये जितने आउटलेट्स हैं ये असल में रेवेन्यू सेंटर है। क्या है? रेवेन्यू सेंटर। आप इन्हें कहें पूरे दिन तुमने क्या खर्च किया? वो कहेंगे हमने कुछ नहीं खर्च किया, हम तो सिर्फ जमा करने वाले लोग हैं और जमा करके आगे भेज देते हैं। इसलिए इन डिपार्टमेंट्स में सिर्फ पैसे आ रहे होंगे, कोई इनके काउंटर पे खड़ा नहीं होगा, लाओ भाई पैसे दे दो जूतों के, लाओ पैसे दे दो कपड़ों के, लाओ पैसे दे दो पेंट्स के। तो फिर रेवेन्यू सेंटर क्या हुआ? हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जनरेट द रेवेन्यू। लिखें रेवेन्यू सेंटर, इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जनरेट द रेवेन्यू without incurring any cost on itself, without incurring, इसी सारे स्लो कर दो, विदाउट incurring बोले एनी कॉस्ट, आगे क्या है? ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर ये खुद से कॉस्ट नहीं लगाते। तो इसका मतलब है किसी भी ऐसे ब्रांड के आउटलेट पे पूरे दिन जो सेल होगी, शाम में इनकी ड्रॉर क्या हो चुकी होगी? फुल होगी, और टोटल सेल्स मैच कर रहा होगा काउंटर के कैश से, क्योंकि कोई खर्चा तो इन्होंने खुद से किया ही नहीं। अब थोड़ी देर के लिए पैनोरामा चलते हैं, लाहौर के बच्चे जानते हैं। अब पैनोरामा में जेंट्स की सारी जीन्स, टी शर्ट्स वगैरह, ट्राउजर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। यहां खड़ा हुआ दुकानदार क्या कर रहा है? सुबह को सप्लायर से जीन्स बाय करता है, शाम में आपसे पैसे कलेक्ट करता है। तो कह सकता हूं ये जितनी पैनोरामा की शॉप्स हैं ये रेवेन्यू भी जनरेट कर रही हैं और कॉस्ट भी इनकर कर रही हैं। ये हुए प्रॉफिट सेंटर। ये क्या हुए? तो लिखो प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? जनरेटिंग रेवेन्यू एंड इनकरिंग कॉस्ट, जनरेटिंग रेवेन्यू एंड इनकरिंग कॉस्ट, लेकिन अगर इन आउटलेट्स को कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो तो ये प्रॉफिट सेंटर खुद से नहीं कर सकेगा। इसके लिए इससे अपने से जो हायर लेवल पर डिपार्टमेंट है उससे इजाजत लेनी पड़ेगी। उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। क्या कहते हैं? तो लिखो इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है? ऑल थ्री, रेवेन्यू भी, कॉस्ट भी
और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। रेवेन्यू जनरेट करता है, कॉस्ट इनकर करता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो, बोलें जी, अगर ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्टमेंट भी करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की शक्ल में। रियल लाइफ में ये 4 सेंटर नजर आती हैं, एक कॉस्ट सेंटर, एक रेवेन्यू सेंटर, एक प्रॉफिट सेंटर और एक इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर जो आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट वो प्रॉफिट सेंटर होता है। क्या होता है? यानी ये रेवेन्यू भी जनरेट करेगा और ये कॉस्ट भी इनकर करेगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हेड ऑफिस ने अपने हाथ में रखा हुआ है तो ये प्रॉफिट सेंटर तो होगा सेगमेंट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं होगा। और अगर ज्योग्राफिकली बहुत दूर है, अब हेड ऑफिस मजबूर है, अब वो क्या कहेगा इससे सेगमेंट को, ओ भाई जो इन्वेस्टमेंट तुमने अपनी करनी हो वो भी कर लिया करो। अब ये क्या बन गया? अब ये इन्वेस्टमेंट सेंटर बन गया। तो लिखें, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आर नॉर्मली प्रॉफिट सेंटर, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आर नॉर्मली प्रॉफिट सेंटर्स स्लैश इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। क्या लिखा? नॉर्मली प्रॉफिट सेंटर्स स्लैश इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। अब मुझे बताएं R&D क्या है? कॉस्ट सेंटर। नाराज ना होना, घर में अब्बा जी कोई काम करते हैं? नहीं करते हैं। सिर्फ क्या कह रहे होते हैं, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो अब्बा जी घर के हेड है, अब्बा जी घर के हेड हैं। इसी तरह बिजनेस का जो हेड ऑफिस होता है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। हेड ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा होता। मसलन आप जे डॉट के हेड ऑफिस चले जाएं तो वहां क्या कपड़ा बिक रहा होगा? वहां तो शायद किसी को यही ना पता हो कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। हेड ऑफिस एक अलग दुनिया होती है। उस दुनिया में हेड ऑफिस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। इस तरह के सेंटर्स जो हैं ये ऑपरेट अपने अपने पैरामीटर्स में हो रहे होते हैं। और R&D में चले जाओ। अच्छा, R&D सिर्फ ये ना समझना साइंस की लाइन का नाम है। ये जितने ब्रांड्स हैं कपड़ों के, ये बाकायदा डिजाइनर्स रखते हैं और वो 6 महीने मेहनत करते हैं इनका अगला सीजन आने तक, और कोशिश करते हैं ऐसे डिजाइन्स डेवलप करें जो बाकी ब्रांड्स के पास ना हो। और फिर डिजाइनर के साथ इनकी डील होती है कि जो डिजाइन तुम हमें दे रहे हो, जिस पे हमारे लिए रिसर्च कर रहे हो, वो किसी और को पास। इसलिए जितना रेप्लिका आइटम्स है वो ब्रांड की लॉन्चिंग के बाद आता है। जब वो स्क्रीन पे स्टिकर आ जाते हैं फिर रेप्लिका शुरू हो जाता है। रेप्लिका मीन डुप्लीकेट। फर्क कुछ नहीं पड़ता, पहन लिया करो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। 19-20 का फर्क होता है ब्रांड का, बाकी चलता है। और जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो लंदन बाजार भी पहनोगे तो लोग क्या कहेंगे, ब्रांडेड है, टूर पे गया था वहां से लाया। ये माशरे का हिसाब है यार। चलो, अब होगा क्या, आपके बिजनेस को मैं डिवाइड करने लगा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में, हेड ऑफिस में और R&D में। किस में? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में, R&D में और हेड ऑफिस में। कहां सेल नहीं हो रही होगी? कहां सेल नहीं हो रही होगी? R&D। कहां सेल्स हो रही होंगी? कहां खर्चे इनकर हो रहे होंगे? सारी जगह। R&D में भी तो खर्चा होगा, हेड ऑफिस में भी खर्चा होगा। अब हेड ऑफिस में जो CFO बैठा है वो चाय मांगे तो क्या कहोगे? ना ना, तू सेल नहीं जनरेट कर रहा तो तुझे चाय भी नहीं मिलनी। वो कहे AC ऑन कर दो, ना बाबा ना, तू सेल नहीं जनरेट कर रहा, AC ऑफ रहेगा। तो फिर रेवेन्यू जनरेट होगा ऑपरेटिंग सेगमेंट में, कॉस्ट इनकर होगी। लिखो, डिवीजन ऑफ बिजनेस,
डिवीजन ऑफ बिजनेस, डिवीजन ऑफ बिजनेस, नंबर 1 हेड ऑफिस, नंबर 1 हेड ऑफिस, नंबर 2 R&D डिपार्टमेंट, बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दो। नंबर 3 बोलो, नंबर 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। स्टैंडर्ड के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें जनरल नॉलेज दे दूं कि स्टोरी है क्या इस चैप्टर में। ये जो हम सेगमेंट्स की कल से बात कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट वाइज कर लो चाहे ज्योग्राफिकली कर लो। ज्योग्राफिकली होगा तो शहरों में और मुल्कों में डिवाइड करेंगे बिजनेस को, और अगर प्रोडक्ट वाइज होगा तो प्रोडक्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे नेस्ले अपने आप को ज्योग्राफिकली भी डिवाइड कर सकता है और प्रोडक्ट में भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन किसी बिजनेस का एक ही प्रोडक्ट है तो फिर वो प्रोडक्ट वाइज नहीं कर सकेगा, वो ये है फिर वो ज्योग्राफिकली चलेगा। ये डिपेंड करता है कैसे डिवाइड करेगा। क्या लिखा? हेड ऑफिस, R&D। हेड ऑफिस में एसेट्स होंगे या फर्नीचर नहीं होगा, जाओगे तो खड़े रहोगे, CFO कहेगा भाई मैं क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं करता इसलिए मेरे ऑफिस में सोफा भी नहीं है। तो लिखो हेड ऑफिस में एसेट्स होंगे और एक्सपेंसेस होंगे, ब्रैकेट में लिख लो, हेड ऑफिस के साथ ब्रैकेट में लिख लो ऊपरी। हेड ऑफिस में एसेट्स होंगे और एक्सपेंस होंगे। सेल्स होंगी, लिख लो नो सेल्स, सेल्स नहीं होंगी। फिर प्रॉफिट होगा नहीं भाई, जब वो सेल ही नहीं कर रहा तो वो कहां से प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा अब आप कहोगे लो हेड ऑफिस का प्रॉफिट वो खुद नहीं करेगा प्रॉफिट जनरेट, वो लोगों से सेगमेंट से प्रॉफिट जनरेट करवाएगा और सारा क्रेडिट खुद ले लेगा। इसलिए तो शाम को हर आउटलेट की सेल कहां चली जाती है? हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में चली जाती है। इसलिए जो हेड ऑफिस में होते हैं उनको बोनसेस भी ज्यादा मिलते हैं। वजह वो ये समझते हैं कि यहां से जो चीज आगे फ्लोट हो रही है ये कामयाबी लेकर आ रही है। और ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या समझता है? मेहनत हम कर रहे हैं और शाम को सारे नोट हेड ऑफिस ले जाता है। आगे लिखो R&D। R&D में एसेट होंगे, IS 38 याद है? बड़ी मेहरबानी। टेंजिबल होंगे इंटेंजिबल? दोनों होंगे ना यार। ओ यार शुक्र है। लिखो R&D में एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। हाँ वो मोटे मोटे चश्मों वाले साइंसदान उन्हें क्या दे रहे होंगे? सैलरीज दे रहे होंगे। वो खाते भी इतना सही है, नो 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 इसमें जेम्स हैं, ठीक है, देसी तरीका सही है। रेडी पे खड़े हो, उसी में बाल्टी में उसने प्लेट डाली, बाहर निकाली, आलू चने दिया, ये कह रहा है ओ यार पोपट है अंसारी। ठीक है, ज्यादा फिक्र ना किया करो, जितनी फिक्र करो उतने जम्स लगते हैं। ठीक है, कैजुअल रहा करो। इसलिए जब कोरोना आया ना तो माड़े बंदों पे कम अटैक हुआ और अमीर बंदों पे ज्यादा हुआ। ये अल्लाह की कुदरत थी। आगे चलो। R&D में एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, सेल्स होंगी? सेल्स नहीं होंगी। R&D में सेल्स होंगी। पुलिस वाला तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, R&D में सेल्स नहीं होंगी। प्रॉफिट्स होंगे? नहीं होंगे। अब आओ ऑपरेटिंग सेगमेंट में। एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, सेल्स होंगी, प्रॉफिट होंगे? यस होंगे होंगे होंगे। आगे सुनो। चलूं आगे? जी मेरे दोस्त। हाँ हो सकता है अगर आपने रिस्ट्रिक्शन दी है, लेकिन ये ट्रांसफर प्राइसिंग की स्टोरी BFD की है, यहाँ तो वो इसको टच भी नहीं करेगा। असल में आमतौर पे होता क्या है, मार्केट में स्टैंडर्ड उठाया और शुरू हो गए, पीछे की बेस नहीं होती। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपको रियल लाइफ से ये चीज़ें सिखा दूँ, फिर जब IFRS 8 पढ़ूंगा तो आपको पता होगा यार ये रियल लाइफ की आइटम्स हैं। सर ने पहले उसका ब्रीफ डिस्कशन कर ली है, अब उसको स्टैंडर्ड पर पुट कर रहे हैं। जी
मिनिमम होती है। मसलन शाम में आपने कोई चाय वगैरह का ऑर्डर दिया, अब इसके लिए हेड ऑफिस नहीं होगा, लेकिन वो पेटी कैश एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो प्लीज, ओके हो गया? आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। व्हाट डू मीन बाय इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन? सेगमेंट में आपस में डील होती है, इस सेगमेंट्स की आपस की डील को ही ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। आपस की डील को, एक की सेल बनती है और एक की परचेज, एक की सेल एक की परचेज। लिखे इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन, प्लीज प्लीज, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस लिख लें। ट्रांजैक्शंस बिटवीन द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ट्रांजैक्शंस बिटवीन द, बोले, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब अगली बात सुनो, ये दो सेगमेंट्स, इसने खरीदा इसने बेचा, कोई भी आइटम है, इन्होंने खरीदी और इन्होंने बेची है। ये कौन? बिजनेस। ये कौन? बिजनेस। तो इसका मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है? एक ही चीज है। इसलिए याद रखना, जब बिजनेस एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो आपस की डील है, परचेज सेल दोनों आपस में क्या हो रही होंगी? कॉन्ट्रा। कौन सिखाएगा? बीएफडी का टीचर। किस टॉपिक में? ट्रांसफर प्राइसिंग में। लिखो, व्हेन ग्रुप एज अ होल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन ग्रुप मीन बिजनेस एज अ होल, हेड ऑफिस, व्हेन बिजनेस, ग्रुप लिख लो, बिजनेस लिख लो यार, हेड ऑफिस लिख लो, नाराज नहीं होना, प्यार से जरा। व्हेन ग्रुप लिख लो, ये सबसे अच्छा वर्ड है, व्हेन ग्रुप। अच्छा, क्यों मैं ग्रुप बोल के फिर चुप हो जाता हूं? क्योंकि मैंने तुम्हें कंसोलिडेशन नहीं सिखाई भी, अभी मैंने तुम्हें पेरेंट कंपनी नहीं सिखाई, सब्सिडरी कंपनी नहीं सिखाई, एसोसिएट्स नहीं सिखाया, ज्वाइंट वेंचर्स नहीं सिखाया। तो कोशिश करता हूं कोई जुमला ऐसा ना जाए जिसमें तुम सोचो यार ये क्या होता है। अभी ये समझो कि ये ग्रुप है और नीचे उसके सेगमेंट्स हैं, नीचे उसके, जैसे अक्सर गवर्नमेंट में आप देखते हो बेकरी भी चल रही है, रेस्टोरेंट्स भी चल रहे हैं, कैटरिंग भी चल रही है, फर्नीचर भी चल रहा है, फार्मेसी भी चल रही है। अब ये क्या है? गवर्नमेंट एक ग्रुप्स है और आगे उसके सेगमेंट्स हैं, प्रोडक्ट वाइज, ज्योग्राफिकली। अभी जो बोला है ये प्रोडक्ट वाइज है, ये प्रोडक्ट वाइज है। अब ये जो बशीर सन्स वाले हैं, कपड़े वाले जो थे, अब इन्होंने एक नया सेगमेंट शुरू किया, बशीर फार्मेसी। ठीक है, अब इनका ये नया ऑपरेटिंग सेगमेंट आ गया। ये जो आपका डोसे बेकर्स है, ये किसका है? मियां आमिर महमूद साहब का। अब उनका पहले क्या था? पंजाब कॉलेज, साथ क्या बन गई? यूसीपी। और अब क्या चल रहा है? बेकर्स की लाइन चल रही है। अब इनका नया सिस्टम आ रहा है रेस्टोरेंट्स का, अब ये रेस्टोरेंट्स भी शुरू करने लगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। आगे चलो, क्या लिखा? When group prepare its financial statements, when group prepare its financial statements, it will not show inter-segment transactions in its financial statements. In its financial statements. एक मिनट बेटा, लिखा ना, किसी ने लिखा हो कंप्लीट। Transactions between operating segments. When business group as a whole prepare financial statement, it will not show inter-segment transactions in its group financial statement. In its group financial statements. अभी ये नहीं पूछना क्या सेगमेंट शो करेंगे, अभी नहीं पूछना, जब कंसोलिडेशन करवाऊंगा सारा 22-24 दिन इसी पे लगेंगे इंशाल्लाह। अब सुनो,
अगली बात सुनो, एक होता है मार्जिन, एक होता है मार्कअप। याद है? लिखें, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, एक्सक्यूज मी प्लीज, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ट्रांसफर गुड्स टू ईच अदर, ट्रांसफर गुड्स टू ईच अदर ईदर ऑन मार्कअप स्लैश मार्जिन। जल्दी से लिखें, मार्जिन मीन ऑन सेल्स, मार्कअप मीन, लिख लें, मार्जिन मीन ऑन सेल्स, मार्कअप मीन बोले ऑन कॉस्ट। या वो डायमंड लिमिटेड वाला क्वेश्चन जरा ओपन करते हैं। एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन था आई कैप क्वेश्चन बैंक का, ये गोल्ड लिमिटेड वाला क्वेश्चन यार, गोल्ड लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना, हेलो हेलो एक्सक्यूज मी। अब मैं एक क्वेश्चन शुरू करने लगा, उस क्वेश्चन को वहां तक लेकर जाऊंगा जहां तक हमने कल काम कंप्लीट किया था, और फिर उससे आगे स्टैंडर्ड पढ़ता जाऊंगा और जो कुछ उसमें इनकॉर्पोरेट होना है वो करता जाऊंगा। इसलिए कल जब आप क्लास में आओगे तो आपको आज का काम भी बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुझे कल का लेक्चर यहां से आगे लेके जाना है। आज जहां तक लेके जा सका ले जाऊंगा, बाकी फिर कल कंप्लीट करूंगा। पूरा क्वेश्चन हो गया भाई, पढ़ें भाई। आई कैप की कौन सी एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आई कैप की, कंप्रीहेंसिव में या नॉर्मल में? नॉर्मल में एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, एग्जाम्पल नंबर 4 आई कैप में, गोल्ड लिमिटेड। बेटा बातें नहीं, कर ली प्लीज। अच्छा बेचारा कर ली याद रहता है, बाकी बच्चों के मुझे नाम नहीं पता। कर ली, इनकी लिस्ट बना के देना मुझे, नाम में क्या रखा है। चलो भाई अब सुने, कल जो प्रॉफिट और लॉस देख रहे थे वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉसेस थे। वो क्या थे? नेट प्रॉफिट, नेट लॉसेस बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट, नेट लॉसेस बोले बिफोर टैक्स। पढ़ना शुरू करो। अब इस क्वेश्चन को इस एंगल से पढ़ना है कि इसका कुछ काम आज होगा और कुछ काम कल होगा, एक ही दिन पूरा काम नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। गोल्ड लिमिटेड, a listed company is engaged in chemicals, soda ash, polyester, paints and pharma businesses. Results of each business segment for the year ended this and this are as follow. ये क्या है? बिजनेस सेगमेंट। ये क्या है? सेल्स। ये क्या है? क्रॉस प्रॉफिट। ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं। और अगर नेट करके नेगेटिव आंसर आया तो लॉसेस, तो करेंगे तो वैसे ही प्रॉफिट अलहदा, लॉस अलहदा, जो बिगर होगा उसका टोटल। लेकिन जब परसेंटेज लगाएंगे तो लॉस के हिसाब से भी और प्रॉफिट के हिसाब से भी। ये है एसेट्स और ये है लायबिलिटी। कल के काम तक हमें लायबिलिटी की जरूरत नहीं है। आज भी मेरे ख्याल में लायबिलिटी की जरूरत अभी तक नहीं आएगी, तो लायबिलिटी को भी साइड पे रखें। ये सेल्स है, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो
अब यहां पर एक बारीकी आने लगी, मैं उस बारीकी में नहीं जाऊंगा। अगर मैं बारीकी में जाऊंगा तो मैं अपने स्टैंडर्ड से डाइवर्ट हो जाऊंगा और इन हो जाऊंगा कहां, ट्रांसफर प्राइसिंग में, और मैं ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना नहीं चाहता। और इस स्टैंडर्ड की बेस असल में है ही ट्रांसफर प्राइसिंग, उसमें नहीं जाना, वो BFD में इंशाल्लाह। इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल टू पॉलिएस्टर एंड सोडा ऐश इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ, ये लाइन लिखी हुई है, अभी नहीं मैंने यूज करनी, ये मेरे सेकंड फेज का काम है। किस फेज का? सेकंड फेज का। पॉइंट टू बी नोटेड ये है, जब मैं ये बोलूंगा कि केमिकल ने पॉलिएस्टर को सेल की और सोडा ऐश को सेल की, तो ये इंटर सेगमेंट सेल होगी। जब मैं ये बोलूंगा तो फिर ये भी बोलूंगा कि आपके पॉलिएस्टर और सोडा ऐश ने केमिकल से परचेज की, ठीक है। लेकिन IFRS 8 करते हुए मैं सिर्फ ये बोलूंगा केमिकल ने सेल की, ये भूल जाऊंगा कि इन दोनों ने परचेज की। कहां याद करवाऊंगा? BFD में, जो भी टीचर मिलेगा वो याद करवाएगा। तो फिर लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। फॉर दिस IFRS 8, for this IFRS 8, we will only focus on inter-segment sales and profit on those sales। काम की बात लिखवाई है, क्या बोला? We will only consider, बोलो, focus on inter-segment sales and profit on those sales। कैसे? ये देखो, केमिकल ने बेचा पॉलिएस्टर और सोडा ऐश को 28 और 10 मिलियन एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ, तो ये किसका प्रॉफिट है भाई? ये किसका प्रॉफिट है? केमिकल का। किसका प्रॉफिट है? अब सुनो, मुझे नहीं पता आपके कॉस्ट के टीचर कहां पहुंच गए। अगर वो कंट्रीब्यूशन बता दिया उन्होंने, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शुरू करवा दी, करवा दी। अगर करवा दी तो भाई मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस ही कंट्रीब्यूशन है, खुदा का वास्ता है, पता नहीं क्या करते फिर रहे हो जहाजो। नहीं करवाया। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनाई होंगी, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट का। बस ठीक है, बस खामोश खामोश खामोश, बस। तुम्हारे कॉस्ट के टीचर जब कंट्रीब्यूशन बोलेंगे तो उसको वहीं रखना, इधर ना लेकर आना, क्योंकि कॉस्ट की क्लास में कंट्रीब्यूशन है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। यहां इस लाइन का मतलब है प्रॉफिट ऑन सेल्स, और प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होते। टीचर करवाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो लिख लो, नेवर यूज कंट्रीब्यूशन टर्म in R2 with reference to cost accounting। FR2 की क्लास में कंट्रीब्यूशन को कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास के कंट्रीब्यूशन से कंफ्यूज नहीं करना। हेयर कंट्रीब्यूशन मींस हेलो प्रॉफिट, हेयर कंट्रीब्यूशन मीन प्रॉफिट, गलती नहीं करनी। ओके हो गया? अब सुने, हेलो हेलो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये एक्सटर्नल सेल्स। लेकिन वो कह रहे हैं केमिकल ने पॉलिएस्टर और ऐश को सेल की, तो केमिकल की सेल ये सारी की सारी एक्सटर्नल नहीं है, इसमें शामिल है 28 और 10। वो निकालूंगा तो बचेगी, बाकी रहेगी। वो निकालूंगा तो बाकी बचेगी एक्सटर्नल, और ये कहलाएगी। और बाकी किसी की सेल को छेड़ना नहीं है, उनकी इंटरनल जीरो है, उनकी इंटरनल सेल जीरो है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके।
ध्यान से सुनना, ज्यादा बारीकी डेप्थ में तो नहीं चला जाता आसान करने के लिए, ऊपर ऊपर से बता दूं, टाइम लगेगा लेकिन चीज वो तैयार करो जो एक ही अटेम्प्ट हो R2 की इंशाल्लाह। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हेलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड GL हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 75 million which have not been allocated to any segment। याद रखना, इंसान कहना कुछ चाहता है लेकिन लफ्जों के चुनाव की वजह से सम टाइम वो बोलता कुछ है, सामने वाली ऑडियंस को उसके बोलने के अंदाज से समझना चाहिए। यहां एक ही बात बोल रहा है लेकिन जो पहला फेस बोल रहा है ये बुक्स की वर्डिंग होती है जिन्हें मेरे ये शहजादे और शहजादियां कभी खोलने की जहमत ही नहीं करते। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इधर नहीं यार, देख जरा, अब सुनो, सियासत की बात नहीं करनी है तुझे, मैं समझा रहा हूं, तू फिर पंगा किए जा रहा है यार। इंट्रो पहुंच गए, फाइनल काउंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या बोलता था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ड्राइंग्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रीपेमेंट्स, मतलब ऊपर जो मैंने ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस लिखे हैं उनमें शामिल है। तो ये जब कहता है ना एग्जामिनर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो ये बात कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल बैलेंस। यहां से क्या लगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड GL हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, बच्चा क्या समझेगा, इनमें अभी तक इनमें शामिल है किसके एक्सपेंसेस, आगे क्या कहता है, अमाउंटिंग टू रुपी विच हैव नॉट बीन, इसका मतलब ये तो सेगमेंट्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसमें हेड ऑफिस नहीं है। और अगर यहां से पढ़ो क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो ये हेडिंग है, कहीं इसमें तो नहीं शामिल, वो तो शुक्र है यहां उसने मसले का हल निकाल दिया। तो जब कभी ये लाइन लिखे इसका मतलब ट्रायल बैलेंस की फिगर में शामिल है, किस में शामिल है, और ये ट्रायल बैलेंस की फिगर है या नहीं ये तो बात की बात है, अभी तो ये अभी तो ये सेगमेंट्स की फिगर है। तो लिखे, एग्जामिनर इस तरह का वर्ड यूज करे, क्या बोला, एग्जामिनर इस तरह का वर्ड यूज करे इंक्लूड का, अगर एग्जामिनर इंक्लूड का वर्ड यूज करे तो वो ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा है। तो वो बोले ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा है। तो वो बोले ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा है। दुआ करो बस इसी में गुंजल रहे, इंसान की ज़िंदगी में गुंजल ना है, क्योंकि वो गुंजल आते हैं तो सॉल्व होना मुश्किल होता है। अल्लाह पाक हमें आफियत वाली ज़िंदगी दे, सीधी सीधी सच्ची सच्ची और सादी सादी, और गुमनामी की ज़िंदगी दे। गुमनामी की ज़िंदगी खुश नसीबी की इलामत होती है, कम लोग जानते हों, कम फ़िक्रें हों, कम जिम्मेदारियां हों। ठीक है, चलो लिख लिया। अब मुझे बताएं इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हेड ऑफिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या नहीं, नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे चलें। फर्दर मोर एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू एंड ₹27 million हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ, कहता है इतने एसेट इतनी लायबिलिटीज इन एसेट्स और इन लायबिलिटीज में नहीं है। अगर इनमें नहीं है तो कहां है,
हेड ऑफिस में R&D में, कहाँ है? हेड ऑफिस में R&D में लिख लें। ये एसेट और लायबिलिटीज हेड ऑफिस और R&D के होंगे। ये एसेट और लायबिलिटीज किसके होंगे? बोलो, हेड ऑफिस और R&D के। अब देखो, सेगमेंट की सेल है, इधर देखो, बातें नहीं, सेगमेंट की सेल है, हेड ऑफिस की नहीं है, R&D की नहीं है। सेगमेंट्स के प्रॉफिट है, हेड ऑफिस के नहीं है, R&D के नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके भी हैं, हेड ऑफिस के भी हैं और R&D के भी हैं। इसका मतलब R&D छुपा हुआ है इस वक्त हेड ऑफिस में। इनके भी एसेट्स हैं, हेड ऑफिस और R&D के भी हैं। इनकी भी लायबिलिटीज है, हेड ऑफिस और R&D की भी लायबिलिटीज है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। In accordance with the requirements of International Financial Reporting Standard, determine the reportable segments of, ये नया काम पुराना काम, ये पुराना काम। कितनी देर लोगे मुझे सिर्फ ए पार्ट देने में? 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, जल्दी करो। मैं इंशाल्लाह बी भी करवाने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। जल्दी करें। अभी नहीं, पहली उसमें नहीं। ओ भाई, एक्सक्यूज मी, जब ए पार्ट करोगे तो हेड ऑफिस और R&D को कंसिडर नहीं करोगे, इसलिए तो कहा है पुराना काम है। अभी पहले पुराना काम करके दिखाएं मुझे, मैं बताऊंगा अगर नहीं लिखेगा तो क्या होगा, लेकिन पहले कल वाला काम। हाँ वो तो करोगे बच्चों, लाजमी बात है। ओ भाई, फरमाइशी प्रोग्राम ना शुरू करें। आप मुझसे पूछ के ना सॉल्व करोगे और साथ वाली को कोनी मारोगे, देखा मैंने कर लिया, ये नहीं कहोगी अंसारी ने किया। कल वाला फॉर्मेट बनाओ बस, पहले बना लिया तो आगे चलो, करो उसमें फिगर्स पुट। बातें नहीं, या ये जमा करिए जरा, जमा करना टोटल करिए मुबशिर। प्लीज बातें नहीं, ठीक है। मुझे फॉर्मेट बना दें जल्दी से। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बातें नहीं, टाइम कम है। कितने सेगमेंट्स हैं? 5। फिर बातें हो रही हैं, बुरी बात। पहले कल का फॉर्मेट बना लें, बाकी सब काम बात के हैं। क्वेश्चन में इंटरनल सेल्स या इंटर सेगमेंट सेल्स नज़र नहीं आ रही हैं, वो लिखिए, और जिसकी हैं बस उसके लिए लिखिएगा, बाकियों के लिए नहीं। प्रॉफिट को चाहे वर्किंग करके ले आएं या यहीं पे स्क्रीन पर लिख लें, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट बन जाएंगे। चलो मैं लिखवाता हूं, पहली फिगर बताओ, पहली टर्म एक्सटर्नल सेल्स लिखते थे, बातें नहीं, मुबशिर इंसान पर एक्सटर्नल सेल्स, एक्सक्यूज मी, इसके बाद इंटरनल सेल्स, इसके बाद जी टोटल सेल्स,
इसके बाद जीपी लेस बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यार ये चुप नहीं होंगे बच्चे, नहीं बनना इंसान तो बता दो मुझे, भी मैं दूसरे तरीके से इंसान बनाऊं तुम्हें। नेट प्रॉफिट, नीचे क्या लिखोगे? नेट लॉसेस, फिर क्या लिखोगे? टोटल एसेट्स। तैयार हो? और तैयार हो? कर लो जितना मजाक करना है मेरे साथ। आ रहा है ट्यूसडे तो फिर इंसान बनो ना, दवाई लो। ये बात तो है। सोडा ऐश और फिर पॉलिएस्टर। पेंट्स, खामोश। फार्मा, शवारमा नहीं है, क्या लिखा हुआ है? फार्मा। एक्सटर्नल सेल्स बोलो। 1, आप सुनो पहले इसकी यहां टोटल सेल्स लिखो 1790। अब आओ, केमिकल ने कितनी इंटर सेगमेंट की है? 28 और 10 38। ये इसकी क्या है? इंटरनल सेल्स। अब बताओ एक्सटर्नल। 17 बीबीओ सही बता रही हो ना? चलो खामोश। अब इनकी कोई इंटरनल सेल्स नहीं है, नील लिख दो। एक बच्चा या बच्ची बोले। 216 227 247 252 2694 और इधर 38। टोटल सेल्स 216 227 247 252 2732। ओके हो गया। अब बताएं जीपी कितने लिखे हुए हैं, एक एक करके। पहला कितना है? 1101 117 48 26 31। टोटल गलत बताया? ठीक है खान, सो रहा है तू। इधर बोलो 13। बच्चियों शर्मिंदा ना करवा देना पठानों के सामने। सर ये डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, मैंने सारों को पास करवाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप तो पास है माशाल्लाह। आपकी जुल्फे बता रही हैं, काली घटाएं छानी है आपके ऊपर। आगे चलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी। 63 57 23 16 12। टोटल बोलो 170। कौन से एक्सपेंसेस नहीं लिए? हेड ऑफिस के। अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, जब पड़ेगी ज़रूरत उस वक्त देखूंगा। अभी तो मैं कल वाला काम कर रहा हूं, और कल वाले काम में सिर्फ सेगमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। नेट प्रॉफिट बोल दें 1038 60 25 10 19। अब टोटल कर दूंगा क्योंकि लॉस कोई भी नहीं है। 1152। नेट लॉसेस में क्या लिख दो? नील। अब सेगमेंट्स के एसेट्स बता दें। 637 444 115 127 132। टोटल कर दें 1455। अब क्या लगाना है?
10% टेस्ट। अभी उसकी जिक्र ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था वो मेरे कल के काम में है, उसका आज से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो सेल्स लिखनी है, तो सेल्स मैंने लिख दी। हाँ तो मैंने सेल्स प्रॉफिट में नहीं आएंगी जी, सेल्स लिख दी जी, लिख दिया। हाँ तो वो इस प्रॉफिट में शामिल होगा ना, कल का वेट कर लेना, कल आनी है इंशाल्लाह। यहाँ पे नहीं करना, कल जब मैं बताऊंगा कहाँ करना है आपको पता लग जाएगा यहाँ क्यों नहीं किया, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल 10% टेस्टिंग, पहला क्या है, टोटल सेल्स का बोलो 10%। दूसरा काम टोटल प्रॉफिट स्लैश लॉसेस, इसका 10%। तीसरा टोटल एसेट्स, इसका बोलो 10%। टोटल सेल्स कितनी है, 2732 का 10%, कितना आया, 273.2, 273.2। नेक्स्ट 1152, 1152 का 10%, कितना, 115.2, 115.2। 1455, 1455 का 10%, कितना, 145.5, 145. अगर आप लोग कहें तो मैं थोड़ी अपनी स्पीड तेज कर सकता हूँ। यस सर। चलें पास फेल पे, जल्दी से कर दो, 1 मिनट लगाओ, सब बच्चे कर दो यहाँ से पास फेल, फिर मैं आगे जाऊंगा। तुझे मैंने परसों कुछ समझाया था, हाँ मैंने तुझे छोटा समझ के समझाया है, ठीक है, और किसी को नहीं समझाया। बंदे गायब हो रहे हो, पता नहीं चल रहा, बंदे गायब हो जाते पता नहीं चल रहा, जानने वालों में इसी तरह नहीं चला। प्लीज प्लीज जी, क्या करूं, क्या ढूंढना है, सेल्स, भाई सेल्स पे है नजर, ये है 1790, क्या करूं भाई, क्या करूं, पास जी, फेल जी, फेल जी, फेल जी, फिर फेल, ओए यार, ओए होए। चलो अब टोटल प्रॉफिट ढूंढो, कहाँ है, ये है जी, पास, बाकी सारे फेल। ओ यार, जो तुम्हारी गलती है ना वो सामने आ रही है, इंसान बन जाओ, अल्लाह पाक ट्यूसडे को इसे ग्रीन कर दे सब। आगे चलो, 1 मिनट, टोटल एसेट्स, पास पास, 115 कम है, क्या करूं, 127 और 132, लो भाई, ओके हो गया। अब क्या करूं, रिपोर्टेबल सेगमेंट, नहीं खामोश हो, इंसान बनो, रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये जो दरमियान में बोलते हैं ना टाइम पूरा हो गया, मैंने इनका टाइम पूरा कर देना किसी दिन। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आगे रीजंस जी भाई, केमिकल 2 है, नहीं सोडा ऐश 1 ही है या 2 है, सोडा ऐश 1 ही है, सोडा ऐश, ये 2 हो गए। क्या लगाऊं, 75% टेस्टिंग रूल, प्लीज प्लीज 75% टेस्टिंग रूल। केमिकल की एक्सटर्नल सेल्स बताओ, 1752, एक्सटर्नल 17 और सोडा ऐश 216, टोटल करें
1968 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल सेल्स बताएं। 26 इनटू कितना आया? 73%। लो भाई, इसका मतलब मजीद सेगमेंट्स चाहिए, क्या करूं? इधर आऊं, जिसकी एक्सटर्नल सेल्स हैं और वो है भी इन तीनों में से ढूंढे। एक्सटर्नल सेल्स कहां गई? ये 252 यहां लिख लें फार्मा। कितना है? 252 जमा करें 222 यहाँ प्लीज 222 डिवाइडेड बाय 2694 मल्टीप्लाई बाय आंसर 82 पॉइंट। क्या करूं? फार्मा को ऐड कर लो। रीजंस लिख लेना बेटा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। होमवर्क अभी मैं पुट करता हूं आई कैप की बुक से। अल्लाह हाफिज।